अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ फाइजोस्टिग्मिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करेंगे, फाइजोस्टिग्मिन। ठीक है, फाइजोस्टिग्मिन इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये समझें कि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा होता है, बुक में भी बुक को देखेंगे क्या लिखा है उसमें लिखा होता है कि फाइजोस्टिग्मिन इज़ अ नाइट्रोजीनियस कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजीनियस क्यों कह रहे थे, क्योंकि बेसिकली हमारे पास अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनस कह रहे थे। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो फाइजोस्टिग्मिन हमारे पास है, ये एक बेसिकली नेचुरली हमें मिलता है, यानी कि पौधों से हम हासिल करते हैं, नेचुरली मिलता है। फिर लिखा होता है कार्बामिक एसिड। ठीक है, कार्बामिक एसिड। कार्बामिक एसिड ये बेसिकली सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखें केमिस्ट्री में कार्बामिक एसिड ऐसे ग्रुप को कहते हैं जहाँ पर आपको क्या दिख रहा हो, NH दिख रहा हो। ठीक है, NH दिख रहा हो, और फिर उसके साथ में क्या दिख रहा है आपको, कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा हो, यानी कि C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और उसके साथ के दिख रहा हो आपको ऑक्सीजन दिख रहा हो जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बामिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बामिक एसिड। ठीक है, आगे लिखा होता है ईस्टर। ठीक है, ईस्टर क्यों लिखा है बेसिकली, अच्छा यहाँ में क्लियर करना होगा कि बेसिकली ईस्टर बॉन्ड बनता है कैसे। ठीक है, हम सब ये बात जानते हैं कि एसिड और अल्कोहल के मिलने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एसिड है, मैं AC लिख रही हूँ। ठीक है, और ये क्या मेरे पास अल्कोहल है। ठीक है, एसिड और अल्कोहल के मिलने से क्या हुआ, ईस्टर बॉन्ड बना। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, वाटर रिलीज हुआ, H2O, यानी कि वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब खुद सोचें, अब जरा अज्यूम करिएगा। ठीक है, एसिड ने क्या किया, एसिड ने अपना OH ग्रुप दिया। ठीक है, और अल्कोहल ने क्या दिया, ठीक है, अल्कोहल ने क्या दिया, अपना H ग्रुप दिया, सिर्फ H ग्रुप क्या दिया, H ग्रुप। ठीक है, अब सोचें OH और H मिलके क्या बना, वाटर बन गया। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। रिएक्शन के दौरान एसिड और अल्कोहल के मिलने के दौरान क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ देखें कि अल्कोहल था, अल्कोहल के पास क्या होता है, अल्कोहल के पास OH होता है ना। ठीक है, अल्कोहल की पहचान क्या है, OH होता है उसमें। ठीक है, लेकिन अल्कोहल ने डोनेट क्या किया है, अल्कोहल ने डोनेट सिर्फ H किया है ना, ऐसा ही किया है ना। तो अल्कोहल के पास बच क्या गया होगा, अल्कोहल के पास O तो बच गया होगा। अब यहाँ डायग्राम की तरफ आए। ठीक है, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन रिंग से अटैच्ड हुआ ये ऑक्सीजन दिख रहा है, रेड कलर से बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन वही है असल में, जो कि पहले क्या था, अल्कोहल का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन अल्कोहल ने क्या किया, अपने H डोनेट किया था ना, तो अल्कोहल के पास बच के गया था सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, जब ईस्टर बॉन्ड बन गया तो उसका जो अल्कोहल का H जो था वो तो गायब हो गया। ठीक है, वो तो गायब भी हो गया, वाटर रिलीज हुआ था। ठीक है, और अब ये क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ O बच गया है। ठीक है, ये बेसिकली O जो है ये ब्रिज का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये बेसिकली एसिड ग्रुप को और रिंग को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। ये एसिड ग्रुप है और ये रिंग है, इसको क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। इसीलिए आपको इस स्ट्रक्चर में आपको अलग से OH यानी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर आप बोलें भाई अल्कोहल और एसिड मिला, ठीक है, ईस्टर बना, ठीक है, तो लेकिन आपको अब OH तो निकल चुका है। ठीक है, इसलिए आपको अलग से OH नहीं दिखाई देगा, सिर्फ O दिखाई देगा। ठीक है, ये एसिड ग्रुप और ये मेरे पास क्या हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ इस पिक्चर को थोड़ा और गौर से देखें, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है रेड कलर से। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड पे देखें, आपको क्या दिख रहा है, CH3 NH C डबल बॉन्ड O, जहाँ कुछ नहीं है मतलब C है, यानी कि कार्बन है। ठीक है, इस एसिड, ये एसिड वाला जो पार्ट है, इस एसिड को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बामिक एसिड। ठीक है, अगर ये अकेला होगा, ठीक है, फर्ज करें ये जो एसिड वाला हिस्सा है ये अटैच नहीं है अल्कोहल से। ठीक है, ये अल्कोहल वाला हिस्सा है ना। ठीक है, अल्कोहल ने अपना सिर्फ H दिया था, जबकि एसिड ने अपना OH दोनों दिया था। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमारा एसिड वाला हिस्सा इस अल्कोहल से अटैच नहीं है, तो इस एसिड के पास यहाँ पर क्या अटैच्ड होगा, यहाँ पर OH ग्रुप, यानी कि OH दोनों लिखा होगा, O भी होगा लिखा होगा, H भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन आपको OH नहीं दिख रहा, आपको ये जो O दिख रहा है ये तो अल्कोहल का O दिख रहा है। ठीक है, आपको इस एसिड का OH नहीं दिख रहा, क्योंकि एसिड ने क्या कर दिया, अपना डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा। अब राइट साइड पे देखें, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, आपको जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के आप राइट साइड पे देखें, आपको क्या दिख रहा है, 3 रिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यानी कि आपको ट्राई साइक्लिक रिंग सिस्टम दिख रहा है। ट्राई मतलब 3। ठीक है, 3 रिंग सिस्टम आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, अल्कोहल वाला हिस्सा है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम केमिकल नेम क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम है ESEROLINE। ठीक है, इजीरोलिन। आप ज़रा फ़र्ज़ करके मुझे ज़रा आंसर दें। ठीक है, अगर आपको ये रिंग्स, ये 3 रिंग जो है अकेली दिख रही हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं आपको यहाँ पर O के साथ H दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि H दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल था, अल्कोहल ने अपना H ग्रुप डोनेट किया था, यानी कि वाटर जब बना था तो वाटर में रिलीज़ हुआ था H ग्रुप। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ अकेला है, कोई मिला हुआ नहीं है, यानी कि अल्कोहल मिला हुआ नहीं है एसिड से, तो जाहिर सी बात है इसका H इसके पास होगा। ठीक है, यानी कि आपको इस रिंग के साथ क्या दिखेगा, OH दिखेगा। अब खुद सोचें, जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है OH तो क्या होता है, तो बनता है फिनोल। ठीक है, यानी कि आपको ये फिनोल दिखता, यहाँ H होता तो बेसिकली बेंजीन के ऊपर आप OH लगाएं तो क्या बनता है भाई, फिनोल बनता है ना। ठीक है, तो आपको फिनोल दिखता। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा आपको हल्का हल्का। ठीक है, जब पानी के निकलने के बाद लेफ्ट साइड के हमारे पास एसिड, ये एसिड था। ठीक है, और राइट साइड की जो रिंग थी आपस में क्या हो गई, अटैच्ड हो गई बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन। ठीक है,
ये ऑक्सीजन किसका था, अल्कोहल का था, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों मिले, हमारे पास रिंग सिस्टम मिला और हमारे पास ये क्या मिला, ये एसिड मिला, तो क्या बन गया, तो हमारे पास बन गया फाइजोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर। अभी हम बुक देखेंगे, बुक में लिखा होगा कार्बमिक एसिड, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कार्बमिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए कार्बमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब C है, यानी कि कार्बन है, NH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। मैं इस O की बात नहीं करी, यहाँ पर एक और OH अटैच्ड होगा, जो कि हमारे पास बिकॉज यहाँ पर दो बॉन्ड बने हुए ना, ये भी आपस में बॉन्ड हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए वो तो निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस बात की हमने कि OH साथ लगा होता है, ठीक है। तो NH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब ये हमारे पास इस फाइजोस्टिग्मीन का एक हिस्सा है, ठीक है। फाइजोस्टिग्मीन दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम इस कार्बमिक एसिड यानी कि NH2, मैं बार बार बोलूँगी, कार्बमिक एसिड का फार्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। जब हम इस NH2 ग्रुप के साथ, यानी कि आप इस नाइट्रोजन का, यानी कि नाइट्रोजन जो है इसके साथ लगा दें आप CH3, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा दें, और हमारे पास जो इसका OH था, ठीक है, वो OH डोनेट हो गया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कर दें, इसको अटैच्ड कर दें 3 रिंग के साथ, यानी कि ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम के साथ, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं इजीरोलिन, ठीक है। इनके साथ अटैच कर दें तो बेसिकली क्या बनता है, तो बेसिकली बनता है फाइजोस्टिग्मीन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में लिखा होगा कि फाइजोस्टिग्मीन इज़ अ कार्बमिक एसिड ईस्टर, यानी कि आपको इसके स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा, कार्बमिक एसिड का आपको ईस्टर ग्रुप दिखाई देगा। अब इसके बाद एक और चीज़ क्लियर करें, देखें आपको आगे दिखाई देगा, बुक में लिखा होगा कि फाइजोस्टिग्मीन का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी अमीन है, ठीक है। अब टर्शियरी अमीन का मतलब क्या है, देखें नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन की जो केमिकल कैपेसिटी होती है, यानी कि वैलेंसी होती है, वो होती है 3 बॉन्ड बनाने की, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। अब फर्स्ट करें, नाइट्रोजन जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन, क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। अब फर्स्ट करें, हमारे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, ठीक है, डायरेक्टली, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। इस तरीके से हमारे पास एक नाइट्रोजन जो कि 3 कार्बन से अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, टर्शियरी अमीन, ठीक है। अब फाइजोस्टिग्मीन के यहाँ पास हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ऐसा ही है ना, 3 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एक और देखते हैं, ठीक है। आपके पास जो ये जो राइट साइड है, इसमें आपको 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम पहले हम देखते हैं इस नाइट्रोजन को, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड 1, 2 से अटैच 2, 3 से अटैच 3, ठीक है। यानी कि ये एक नाइट्रोजन जो है ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी अमीन, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी अमीन। क्योंकि इस फाइजोस्टिग्मीन के मेन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो नाइट्रोजन दिख रहे हैं वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए हम इसकी क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं कि फाइजोस्टिग्मीन जो बेसिकली है वो टर्शियरी अमीन ड्रग है। जबकि इसके लेफ्ट साइड पे देखें, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये एक तरफ तो अटैच्ड है कार्बन से, ठीक है, और एक तरफ अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप से, यानी कि C डबल बॉन्ड O से, ठीक है, यानी कि 2 तरफ से अटैच्ड है, ठीक है, हमारे पास। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको टर्शियरी तो नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमीन कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन को हम टर्शियरी अमीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके मेन रिंग में जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है इसके अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखें इस फार्मूले को, देखिए फार्मूले में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन 3, ठीक है। अब फार्मूले में तो हम हर चीज़ को काउंट करेंगे, ठीक है, हम पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, ऐसी बात है, 1 2 एंड 3, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 3 O2, ठीक है, एक ओ ये रहा और एक ओ ये रहा, एक कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, ठीक है, आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन 15 और कार्बन 15 और हाइड्रोजन 21, ठीक है, इसको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर काउंटिंग करेंगे भी तो इतना ही आएगा, ठीक है। बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ये बता रहा है कि हमारे पास जो फाइजोस्टिग्मीन हमारे पास है, ठीक है, ये एक अनचार्ज, याद रखिएगा, अनचार्ज के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ना पॉजिटिव ना माइनस, का कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा, ये एक अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल है। अब लिपिड सॉल्युबल मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन तक पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच जाएगी, ब्रेन तक ईजिली पहुँच पाएगी क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है। इट इज़ अ अनचार्ज एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग दैट कैन ईजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब यहाँ हल्का सा एक डाउट क्लियर करते हैं, देन हम मूव करते हैं अपने मेन
फर्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, देखें लिखा क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, पहले बात क्लियर करें कि आपके जहन में सवाल आ सकता है कि बेसिकली ये अल्कलाइड है भी या नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री में अल्कलाइड हर उस नेचुरल कंपाउंड को कहते हैं जो कि किससे मिल रहा हो, प्लांट से मिल रहा हो, ठीक है, प्लांट से मिल रहा हो और उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो नाइट्रोजन, ठीक है, और थोड़ा सा वो अल्कलाइन या बेसिक नेचर का हो, ठीक है। तो चूँकि अगर हम बात करें फाइलोस्टिग्मीन की, तो फाइलोस्टिग्मीन के पास क्या है, 3 नाइट्रोजन एटम है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास इसका जो बेसिकली, और ये मिल किस तरह है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 100% एक नेचुरल अल्कलाइड है, ठीक है। अब ये कौन से पौधे से मिल रहा है, तो हम बात करें तो ये पौधे का नाम है फाइजोस्टिग्मा विनोसम, ठीक है, ये पौधे से मिल रहा है, ठीक है। ये पौधा बेसिकली वेस्ट अफ्रीका में होता है, ठीक है। अब ये जो पौधा होता है, ठीक है, इस पौधे पर ना बीन्स की तरह फलियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। और उन फलियों की बात करें, उन फलियों के अंदर जो बीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फली लगी हुई, ठीक है, इसके अंदर जो बीज होंगे ना, उस बीज जो बीज होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कालाबार बीन्स, ठीक है। अब इन्हीं कालाबार बीन्स के अंदर क्या होता है, केमिकल एक्सट्रैक्शन के जरिए क्या करते हैं हम, इस ये जो प्योर फाइलोस्टिग्मीन है इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो अल्कलाइड है ये इसके बीज से निकल रहा है। अब डिस्कस करते हैं हम इस सेंटेंस को कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। देखें, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि फाइलोस्टिग्मीन जो है इज ए नाइट्रोजीनियस कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एंड ईस्टर फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स, ये डिस्कस कर लिया हमने, एंड इट्स टर्शियरी अमीन, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अगली बात जो लिखी हुई है कि इट इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम एंड इट फॉर्म्स आर रिलेटिवली स्टेबल कार्बोमाइलेटेड इंटरमीडिएट विद द एंजाइम विच दैन बिकम्स रिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड, ये हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइलोस्टिग्मीन ड्रग है, ठीक है, ये काम क्या करता है, पहले हम ये समझ लेंगे, फिर दैन हम इस सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखें, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को क्या कर लेता है, इसके साथ चिपक जाएगा, यानी कि बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जब एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम ही फ्री नहीं है तो एसिटाइल कोलिन टूट नहीं पाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं, इसकी बॉडी में क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये टूट नहीं रहा होगा, क्योंकि एंजाइम को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, पहले से इस ड्रग ने, ठीक है। अब ये हमारे पास ड्रग किस तरीके से इस एंजाइम को, इस एंजाइम के साथ बाउंड बनाती है, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, इसको क्लियर करने के लिए हमें समझना होगा। देखिए, हमारी बॉडी का जो एंजाइम है, जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोटीन से बना है, हम जानते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम के अंदर जो पॉकेट है, जो मेन पॉकेट है, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम, इसकी मेन पॉकेट ये है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे, ठीक है। अब इस एक्टिव साइट की दीवार पर क्या होता है, लगा होता है एक अमाइनो एसिड, उसका नाम क्या है, सीरीन, SERINE, ठीक है। अब ये जो सीरीन है ना, इसके पास क्या है, एक OH ग्रुप है, OH ग्रुप, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जो बिल्कुल हम बोल सकते हैं एक ये क्या करेगा, यही जो सीरीन का OH ग्रुप है ना, यही क्या करता है, ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। अब यहाँ शुरू होती है असल कहानी। जब फाइलोस्टिग्मीन ड्रग आया हमारे पास एंजाइम के पास, ठीक है, तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर ये घुस जाता है। क्यों घुसता है, देखें, बेसिकली यहाँ होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है। जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, इसके पास भी क्या है, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम बात करें फाइलोस्टिग्मीन, इसके पास भी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। हमने जैसे देखा कि इसके पास भी क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप तो है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसी की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सीरीन है, ठीक है, सीरीन सबसे पहले इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कर। दूसरी अहम बात कि फाइलोस्टिग्मीन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एसिटाइल कोलिन जितना ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि उतना ही लेंथ में, ठीक है। तो इसलिए ईजिली ये एंजाइम की पॉकेट में आके फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप को देखते हुए ये जो एंजाइम है धोखा खा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन, हमारे पास एसिटाइल कोलिन तो नहीं है, एंजाइम समझ रहा है कि एसिटाइल कोलिन, लेकिन एसिटाइल कोलिन नहीं है, फाइलोस्टिग्मीन है, ठीक है। सीरीन का जो OH ग्रुप होगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, इस फाइलोस्टिग्मीन जो ड्रग था जो उसके ऊपर आके लगा, ठीक है, इसके कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करने की कोशिश कर। आप देखिए, यहाँ पर 2 केस करके समझते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले समझें कि फाइलोस्टिग्मीन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, एसिटाइल कोलिन आ गया। फर्ज करें एसिटाइल कोलिन आके इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, जो पॉकेट थी, मेन पॉकेट, वहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है। जैसे ही वो आके बैठेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो सीरीन का OH ग्रुप है, ये एसिटाइल कोलिन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब अटैक करेगा हमारे पास तो टेम्परेरी क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, टेम्परेरी यानी कि कुछ वक्त के लिए बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब उसके पीछे क्या होता है, एक सिंपल मिथाइल ग्रुप होता है। कौन होता है, एक सिंपल मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप हमारे पास जो है, ये कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा ताकत नहीं दे रहा, ठीक है। सैल इसलिए क्या होता है, जो आसपास मौजूद पानी है, सैल में मौजूद पानी है, वाटर है, वो मिली सेकेंड यानी कि सेकंड्स के भी हिस्से में, यानी कि सेकंड्स के भी कुछ हिस्से में, यानी माइक्रो सेकंड्स में आके क्या कर देगा, इस बॉन्ड को कट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइलोस्टिग्मीन का केस देखें तो उसमें क्या है, हमारे पास जब सीरीन का OH ग्रुप फाइलोस्टिग्मीन का एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो उसके जो पीछे है, यानी कि उस पर कौन है हमारे पास, तो उसके पीछे नाइट्रोजन,
ठीक है। जैसे देखा था फाइव स्टिग्मिन का स्ट्रक्चर का हिस्सा कि एक कार्बोनाइल ग्रुप था, ठीक है, फिर साथ में क्या था, नाइट्रोजन, याद होगा आपको। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास जो सीरीन का OH ग्रुप है, ठीक है, तो सीरीन का OH ग्रुप 5 स्टिग्मिन के कार्बोनाइल ग्रुप का क्या हो रहा है, सीरीन का OH ग्रुप 5 स्टिग्मिन के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर जिसके पास हैं, ठीक है, लोन पेयर क्या करेगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ पुश कर देगा, अपने लोन पेयर को क्या कर दिया, इसने कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ पुश कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से क्या होगा, जो सीरीन और फाइव स्टिग्मिन के कार्बोनाइल ग्रुप का बॉन्ड है ना, वो एक नॉर्मल अनस्टेबल बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि वो एक निहायत मजबूत बॉन्ड बन जाएगा, मजबूत स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसको हम एक और से भी बोल सकते हैं कार्बामाइलेटेड इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस सॉलिड केमिकल कनेक्शन की वजह से जो फाइव स्टिग्मिन है, फाइव स्टिग्मिन एंजाइम के एक्टिव साइट वाले हिस्से पर क्या हो जाएगी, सीरीन के साथ बिल्कुल पक्के तरीके से क्या हो गई, कोवेलेंटली बॉन्ड हो गई, ठीक है। अब जब पानी आसपास, फॉर एग्जाम्पल पानी है, जाहिर सी बातें है, ठीक है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस कार्बामाइलेटेड बॉन्ड को कट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कट हो नहीं रहा, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया है, अपने लोन स्पेयर की डोनेशन की है, अपने लोन स्पेयर दिए हुए। पानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मुसलसल क्या करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए उन्हें तकरीबन 2 to 4 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। जब तक पानी इसको तोड़ नहीं पाएगा तब तक एंजाइम का जो सीरीन है, वो जो सीरीन है यानी कि जो OH है उसका बेसिकली वो ब्लॉक ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अब जब सीरीन जो मेन चीज़ है, जो OH है वो ब्लॉक है, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास है, एसिटाइलकोलिन कट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन यानी कि बॉडी में बन रहा होगा लेकिन कट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने इस एंजाइम की मेन पॉकेट को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ये लाइन देखें, आपको इजीली क्लियर होगी। लिखा हुआ क्या है, इधर सबस्ट्रेट फॉर एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम। देखिए सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है, बायोकेमिस्ट्री में सबस्ट्रेट हर उस केमिकल को कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये केमिकल है, हर उस केमिकल को कहेंगे जिस पर कोई एंजाइम अटैक करे। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, ये इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। जिस पर अटैक करने की कोशिश करेगा कोई एंजाइम, वो चीज़ क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट कहलाएगी, ठीक है। तो फाइव स्टिग्मिन हमारे पास है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम के लिए क्या है, सबस्ट्रेट है। ये फाइव स्टिग्मिन ड्रग है, ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम है, ठीक है, स्टीरेज एंजाइम है, ये करे इस पर अटैक करने की कोशिश करे, तो ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये जो ड्रग हमारे पास ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, ये टेम्परेरी कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, रिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड। रिवर्सिबली का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये लॉक परमानेंट नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो वाटर है, जिसने बात की हमने, वो क्या कर रहा है, मुसलसल इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और तोड़ भी लेगा। 2 to 4 आवर्स लगेंगे, फिर क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, जिससे एंजाइम हो जाएगा, दोबारा फ्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, दोबारा फ्री हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पास दोबारा ये अपना जो काम था वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। रिवर्सिबल इनएक्टिवेटेड का मतलब ये होता है कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट ऑफ फाइव स्टिग्मिन जो हमारे पास है, वो प्रॉपर तरीके से, परमानेंट तरीके से नहीं चिपका हुआ, ठीक है, वो चिपका हुआ ज़रूर है लेकिन टेम्परेरी चिपका हुआ है। यानी कि जो एंजाइम है वो टेम्परेरी तौर पर क्या हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है, परमानेंट तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे बात लिखी हुई है, दिस रिजल्ट्स इन पोटेंटेशन ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब ये होता है, देखिए, पोटेंशिएशन का मतलब ये होता है किस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, किस चीज़ का असर क्या कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। अब कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे पास एसिटाइलकोलिन के काम करने का असर को हम बढ़ा देंगे इस ड्रग के जरिए, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइव स्टिग्मिन ने एंजाइम का जो मेन एक्टिव साइट था उसको ही ब्लॉक कर दिया 2 to 4 आवर्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, अब जिसम में जो बनने वाला एसिटाइलकोलिन वो टूट नहीं रहा, तो खुद सोच ले क्या हो जाएगा, वो जो हमारे पास बचा रहेगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, तो बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उनको बार बार क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, यानी कि और मजबूत तरीके से करेगा, ठीक है, यानी कि पोटेंशिएट तरीके से करेगा, ठीक है। अगली बात लिखिए इसके बाद कि इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 आवर्स, यानी कि ना ही ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है, ना ही बहुत लॉन्ग टाइम के लिए काम करती है, ठीक है, 2 से 4 घंटे काम करती है, इसलिए हम इस ड्रग को कहते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। देखिए फाइव स्टिग्मिन ड्रग जो हमारे पास, हम जानते हैं क्या, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, इसे किडनी फिल्टर कर भी रहेगी तो किडनी की जो ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएंगी, दोबारा वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ चली जाएगी, खून में, ठीक है। इसलिए इसका यानी कि किडनी से फिल्टर होने के लिए ज़रूरी है कि क्या करे, लीवर मेटाबोलाइज करे इसको, ठीक है, यानी कि लीवर मेटाबोलाइज करके क्या लगाते हैं, इस पर चार्ज लगाते हैं, ठीक है। जब तक लीवर ये काम करेगा, यानी कि लीवर मेटाबोलाइज करेगा, चार्ज लगाएगा, और हमारे पास ये क्या हो, ये एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को इसने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे अमल में यानी कि पूरे इस में तकरीबन 2 से 4 घंटे लगते हैं, तो इसीलिए इसका जो बॉडी में रहने का दौरानिया होता है वो 2 से 4 घंटे होता है। इसके बाद लिखा हुआ है, फाइव स्टिग्मिन कैन इंटर एंड स्टिमुलेट द कोलिनर्जिक साइट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
फ़र्ज़ करें क्या है, ब्रेन है, ठीक है। हमारे ब्रेन में आम बॉडी की तरह क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं और पाथवेज होते हैं। दिमाग के उन सारे हिस्सों को जहाँ पर क्या है, एसिटाइल कोलिन काम कर रहा है, उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक साइट्स। ये जो साइट्स होती हैं जहाँ पर हमारे पास एसिटाइल कोलिन बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, ये मेमोरी हमारी हो गई, ठीक है, और लर्निंग वगैरह के अमल को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा था, हमारे पास दिमाग के इन कोलिनर्जिक साइट्स पर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन जब फाइलोस्टिग्मीन ने क्या किया, ये फाइलोस्टिग्मीन ड्रग थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने क्या किया, इसने इस बैरियर को क्रॉस किया और दिमाग के अंदर चली गई, ठीक है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुँच गई, CNS में पहुँच गई, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्या करेगी, ये एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। जब इसने ब्लॉक कर दे तो होगा क्या यहाँ पास कि दिमाग में क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन यानी कि जो कोलिनर्जिक साइट थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टूट नहीं, यानी कि ये कोलिनर्जिक साइट्स क्या हो गई, हाइपर स्टिमुलेट हो गई, हद से ज़्यादा क्या हो गई, एक्टिव हो गई। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, जो एसिटाइल कोलिन हमारे पास दिमाग में और जो बॉडी में, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूलर लेवल पर बिल्कुल सेम है, यानी कि केमिकल लेवल पर देखें और मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और सिग्नलिंग मुख्तलिफ होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या कर रहा है, हमारे पास निकोटीनिक और मस्करेनिक दोनों पर लग रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। लेकिन जो दिमाग में एसिटाइल कोलिन है हमारे पास वो क्या कर रहा होता है, वो लर्निंग, मेमोरी वगैरह में, कंसंट्रेशन वगैरह में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। तो फिर यहाँ जहन में सवाल आना बिल्कुल सही है कि जब अगर हम एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो क्या मेमोरी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता असल में। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो दिमाग के मेमोरी सर्किट्स होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्केल पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हमारी जो मेमोरी है तभी सही तरीके से काम करती है जब हमारे पास क्या हो, एसिटाइल कोलिन का लेवल जो हो बिल्कुल बैलेंस तरीके से, इनके परफेक्ट अमाउंट में हो, ठीक है। जब फाइलोस्टिग्मीन ड्रग की वजह से क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन बहुत क्वांटिटी में यानी कि ओवरडोज हो गया दिमाग में, तो दिमाग के जो मेमोरी न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। जब उन्हें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन मिल रही है तो दिमाग में जो सिग्नल्स होते हैं उनका बेसिकली हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरालाइज जाएंगे। अगर हम बिल्कुल आसान तरीके से बात करें तो सेम वैसे इसने पढ़ा था कि हाई डोज पर क्या हो रहा था, मसल्स हो रहे थे, पहले ट्यूचिंग हो रही थी, ठीक है, और फिर पैरालाइज हो रहे थे, ऐसा ही हो रहा था ना। सेम वैसे ही अगर हम बात करें दिमाग के जो मेमोरी सर्किट्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं, ओवर स्टिमुलेट होते हैं और फिर पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मेमोरी हमारे पास बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, इंसान एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में चले जाता है, ठीक है, अजीब सी बेचैनी होती है और हम जिसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, यानी कि दिमाग ऐसा लगता है धुंधला गया है, ठीक है, ब्रेन फॉग का शिकार हो जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में लिखा गया थेरापेटिक यूज, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, कहाँ इसको इलाज में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है द ड्रग इंक्रीजेज इंटेस्टिनल एंड ब्लैडर मोटेलिटी विच सर्व एज इट थेराप्यूटिक एक्शन इन अटोनी ऑफ ईदर ऑर्गन। अब यहाँ हम दिमाग और मसल से हटकर क्या करने लगे हैं, फाइलोस्टिग्मीन का एक और यूज़ पढ़ने लगे हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है इसका, इंटेस्टिनल मोटेलिटी और हमारे पास ब्लैडर मोटेलिटी में, ठीक है। अच्छा, मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, मोटेलिटी का मतलब होता है हरकत, सिंपल, ठीक है, हरकत, ओके। अच्छा, अब हमारे पास फिर आगे लिखा हुआ है कि अटोनी का मतलब क्या होता है, देखिए, अटोनी का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गन के मसल्स का बिल्कुल क्या हो जाना, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल ढीला हो जाना, कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो रही होती है ना, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, जब ये मूवमेंट होना बंद हो जाए, ये बिल्कुल इंटेस्टाइन ढीले पड़ जाए, इसको हम बोलेंगे अटोनी। अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मली क्या होता है, बस जो इंटेस्टाइन होती है इनमें मोटेलिटी यानी कि हरकत होती है, इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो खाना होता है इनमें वो आगे बढ़ता है, आगे पुश होता है, यानी कि पेरिस्टाल से मूवमेंट होती है, हम जानते हैं, ठीक है। और ब्लैडर, हमारे पास जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास यूरिन जो होता है बॉडी से बाहर निकलता है, ऐसा ही होता है ना। इन दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह पर कौन जिम्मेदार कौन होता है हमारे पास इन चीज़ों का, यानी कि मोटेलिटी का, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का जिम्मेदार कौन है, एसिटाइल कोलिन नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मस्कुलानिक रिसेप्टर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज़ की सर्जरी हुई, ठीक है, सर्जरी के बाद या कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि मरीज़ जो होता है उसकी इंटेस्टाइन और ब्लैडर बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, यानी कि उनमें ऑटोनी हो गई, उनके मसल जो हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ गए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इंटेस्टाइन नहीं हिल रही, इंटेस्टाइन नहीं हिल रही तो खाना आके पुश नहीं हो पा रहा, यानी कि बॉडी से निकल नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये जगह क्या हो जाती है, इंटेस्टाइन फूल जाती है, यानी कि पेट फूला फूला महसूस होता है, ठीक है। और ब्लैडर क्या पड़ गया, बिल्कुल ढीला पड़ गया, इसलिए यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन हो गई है, ठीक है। ऐसे में जब हम फाइलोस्टिग्मीन देंगे ड्रग तो ये वहाँ पर जाके क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन और ब्लैडर के जो मस्कुलर रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, हाई हो गई, क्योंकि टूट नहीं रहा।
अब ये जो अच्छी खासी क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन जमा हो गया, ये क्या करेगा हमारे पास इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और इनकी मोटेलिटी वगैरह को दोबारा क्या करेगा, बहाल करेगा, ठीक है, यानी कि दोबारा हमारे पास सही हो जाएंगे, यानी कि ब्लैडर क्या होना शुरू हो जाएगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा और इंटेस्टाइन की मोटेलिटी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, हाई हो गई, और वो ज़्यादा जोर से क्या करिए इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्लिनिकल ट्विस्ट आता है, ठीक है, जो अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग दे रहे हैं तो ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे तो काम नहीं करी ना, ये तो पूरी बॉडी में क्या करिए, पूरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक करिए पूरी बॉडी में। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन होगा वहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हत्या के दिमाग में भी, ठीक है। तो अब खुश हो जाए, यानी कि हम एक ऑर्गन का इलाज कर रहे हैं और बाकी सारे ऑर्गन्स क्या हो गए यहाँ पर हाइपर स्टिमुलेट हो गए, ठीक है, यानी कि साइड इफेक्ट्स का अंबार लग गया, ठीक है। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो फाइलोस्टिग्मीन होती है हमारे पास, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइलोस्टिग्मीन कोई स्मार्ट ड्रग नहीं है, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, ये पूरी बॉडी पर क्या करके इफेक्ट करती है। इसीलिए जब हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरी बॉडी में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक ओवरड्राइव, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का असर क्या हो गया, बढ़ गया, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है, यानी कि मरीज़ का ब्लडर तो ठीक हो गया, ठीक है, ब्लडर ठीक हो गया, इंटेस्टाइन की मूवमेंट ठीक हो गई, लेकिन साथ साथ क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स भी होंगे, सभी किस्म के साइड इफेक्ट्स होंगे। एक तो हमारे पास अगर हम बात करें कि पीपल जो होंगे, पीपल का साइज़ क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मायोसिस, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बहुत गिर जाएगा, ठीक है, ब्राइडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें, ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो लंग्स हमारे पास, लंग्स में जो सांस की नालियाँ हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो फिर क्या हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास इसका कोई और इलाज नहीं है, कोई और स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि हम कोई और स्पेसिफिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ना इस्तेमाल करें क्योंकि पूरी बॉडी में क्या करिए, इफेक्ट करिए, ठीक है। बिल्कुल हमारे पास है, बीथानिकोल हमारे पास ड्रग है जो कि स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू दिस ड्रग, ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो भी कम होते हैं और ये दिमाग में भी नहीं जाती। लेकिन अगर इसी को फाइलोस्टिग्मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और इससे साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो होने लग गए, यानी कि साइड इफेक्ट जो है सिवर हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं एक ड्रग जिसका हम बोलते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन बेसिकली क्या है, बस एट्रोपिन, यानी कि हमारे पास जो एट्रोपिन है, ठीक है, एट्रोपिन जो मसल्स के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर थे वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये सिर्फ हमारे पास क्या है, ये मस्करानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि एसिटाइलकोलिन को वहाँ से हटाएगी और खुद लग जाएगी, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स हो रहे थे इसके इस्तेमाल से, कि पहले मसल पैरालाइज हो रहे हैं, मसल ट्विचिंग हो रही है, फिर पैरालाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मसल्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये फ़र्क कहाँ डाल रही है, मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। अब यहाँ किसी के सामने सवाल आ सकता है कि अगर हमारे पास इस फाइलोस्टिग्मीन ड्रग के इतने ही साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या हम इसको स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं कर सकते कि इसको एट्रोपिन के साथ मिला के दे दें, यानी कि एट्रोपिन मस्करानिक को ब्लॉक करे और ये सिर्फ निकोटीन पे काम करे रिसेप्टर पे। तो ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इंटेस्टाइनल मोटेलिटी और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सही करनी है तो खुद सोचें, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन में मस्करानिक रिसेप्टर हेल्प करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम बात करें इंटेस्टाइनल मोटेलिटी में क्या होता है, रिसेप्टर्स मस्करानिक होते हैं, ठीक है। अगर आपने एट्रोपिन स्टार्टिंग से ही दे दी, ठीक है, तो हमारे पास भले ही पूरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन हमारे पास जो ये ड्रग होगी, ये ड्रग एट्रोपिन फॉर एग्जाम्पल दी गई थी साथ में ना, तो एट्रोपिन क्या करेगी, एट्रोपिन मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। जब मस्करानिक ही ब्लॉक है तो हमारा जो असल मकसद था ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को सही करना, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को बढ़ाना, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एट्रोपिन ने क्या किया हुआ, ऑलरेडी इनको मस्करानिक को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें इलाज ही इसका करना है, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, तो हमें एट्रोपिन साथ में नहीं दे सकते। अब दूसरा बड़ा अहम फ़ायदा जो है फाइलोस्टिग्मीन ड्रग का, वो है हमारे पास, अगर हम इसको बेसिकली बात करें, इसको हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में, यानी कि अगर किसी मरीज़ ने क्या कर लिया, एट्रोपिन का डोज ओवर कर लिया, ठीक है, एट्रोपिन की ओवर डोसिंग कर ली, तो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि एट्रोपिन ने क्या कर दिया, पूरी बॉडी के जो मस्करानिक रिसेप्टर थे उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये ड्रग क्या करेगी, ये ड्रग ये दिमाग और बॉडी में जाकर क्या करेगी, पूरी बॉडी में, दिमाग में भी जाएगी, पूरी बॉडी में भी क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी, एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक करके, ठीक है। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया तो एसिटाइलकोलिन जो होगी हमारे पास रिसेप्टर से क्या करेगी, एट्रोपिन को धक्का देके खुद क्या हो जाएगी, खुद वहाँ पर बैठ जाएगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है, और जीत जाएगी और खुद आके बैठ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद लिखी हुई अगली लाइन, It placed topically in the eye, it produces meiosis, spasm of accommodation as well as lowering of intraocular pressure। यानी कि अगर हम आँख में क्या करें, लोकली इस ड्रग को इंसर्ट करें, ठीक है, तो क्या होता है, तीन हमें चीज़ें दिख रही हैं, एक मायोसिस, एक हमें क्या दिख रहा है, स्पासम ऑफ अकोमोडेशन, और एक हमें दिख रहा है लोवरिंग ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। अब समझते हैं ये तीनों चीज़ें बारी बारी हो कैसे रही हैं। पहले हम देखते हैं मायोसिस कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आई है, ठीक है, और ये क्या है, पीपल के इर्द गिर्द क्या होते हैं, मसल्स, उनको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलरी मसल्स, ठीक है। ये मसल्स
क्या होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर आके लगता है एसिटाइलकोलिन, यानी कि यहाँ मस्कुलाइन रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके कौन लगता है, एसिटाइलकोलिन लगता है। तो इससे क्या होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास पिपल का साइज़ खुद ब खुद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब फाइलोस्टिग्मिन ड्रग ने क्या कर दिया, हमारे पास एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा पोटेंशिएट, ज़्यादा ताकतवर तरीके से क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पिपल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा, जिसको हम बोलते हैं मायोसिस। दूसरी अहम बात लिखी हुई है स्पाज़म अकोमोडेशन। इसका मतलब ये होता है, देखिए हम जानते हैं आपस क्या होता है, हमारी आंख में होते हैं सीलियरी मसल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, लेंस को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीलियरी मसल है, ये होते हैं हमारे पास फाइबर्स, फिर लेंस हमारे पास, फिर फाइबर्स, फिर सीलियरी मसल, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। जब लेंस कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास जो लेंस होता है आगे की तरफ बल्ज होता है, जब हमारे पास ये सीलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो लेंस आगे की तरफ बल्ज होता है और हम नज़दीक की चीज़ देखते हैं, ठीक है, यानी कि नज़दीक में जो चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम दूर की चीज़ें देखना चाह रहे हैं, ठीक है, दूर पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो सीलियरी मसल क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। सीलियरी मसल रिलैक्स होते हैं और जो लेंस होता है, लेंस का साइज़ थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम दूर की चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बस हमारी जो लेंस है वो एक ही जगह क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं इन पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलानिक रिसेप्टर। जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन यहाँ पर क्या हो गया, फाइलोस्टिग्मिन की वजह से एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम ब्लॉक हो गया, तो एसिटाइलकोलिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि बार बार क्या करें, इसको सिग्नल दिया जा रहा है, यानी कि सीलियरी मसल्स क्या रहेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। जब सीलियरी मसल कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे तो लेंस आगे की तरफ क्या रहेगा, बल्ज रहेगा। जब लेंस आगे की तरफ बल्ज रहेगा तो हम सिर्फ नज़दीक की चीज़ों को सही से देख पाएंगे, जो दूर की चीज़ें होंगी वो धुंधली नजर आएंगी हमें, ठीक है। यानी कि हमारी जो नज़र है वो किस पे लॉक हो गई, हमारी नज़र नज़दीक की चीज़ों पे क्या हो गई, लॉक हो गई। इसी को हम कहते हैं स्पाज़म ऑफ अकोमोडेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि लोअरिंग ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। देखिए हमारी आँख के अंदर क्या होता है, पानी, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब इस पानी के आँख से बाहर निकलने का रास्ता उसको हम कहते हैं कैनल ऑफ स्कैलमन, ठीक है, कैनल ऑफ स्कैलमन। जब हमारे पास सीलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो ये पूरा जो सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, हमारे पास क्या करता है, ये इस कैनल ऑफ स्कैलमन का जो नेचुरल रास्ता है, ठीक है, यानी कि आँख के पानी का बाहर निकलने का रास्ता, उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा और खोल देगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा वास्ट हो गया, ठीक है। जब वो जो आँख के पानी निकलने का रास्ता है वो क्या हो गया, वास्ट हो गया, ठीक है, प्रोमिनेंट हो गया, तो जो आँख के अंदर पानी होता है, ठीक है, वो आराम से इस कैनल के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कि इसने क्या कर दिया, उस रास्ते को और प्रोमिनेंट कर दिया। अगर हम बात करें ग्लाइकोमा में क्या होता है, हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी कि आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि क्या किया जाए, उस पानी को बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती है, ईजिली क्या करती है कि उस रास्ते को प्रोमिनेंट कर देगी और आराम से जो पानी है, फ्लूइड है, वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, आँख से बाहर। इसके बाद अगली लाइन लिखी है, बट पिलोकार्पिन इज़ मोर इफेक्टिव, यानी कि अगर हम बात करें ग्लाइकोमा के इलाज में तो एक तरफ फाइलोस्टिग्मिन है फॉर एग्जांपल और एक तरफ पिलोकार्पिन है, तो दोनों में से कौन इफेक्टिव होगा, दोनों में से पिलोकार्पिन इफेक्टिव होगी, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न है, इसके पीछे हमारे पास 3 वजूहत हैं, ठीक है। पहली वजह ये है कि हमारे पास जो फाइलोस्टिग्मिन ड्रग है, फाइलोस्टिग्मिन, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्टिंग नहीं है। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि ये क्या करती है, ये हमारे पास लोकली गई आँख में, ठीक है, वहाँ पर जाके क्या करेगी, रिसेप्टर पे खुद नहीं बैठेगी। अगर हम सीलियरी मसल्स की बात करें, हम बात करें पिपली कॉन्स्ट्रक्टेड मसल्स की, वहाँ बात करें, ठीक है, कहीं भी ये जाके खुद नहीं बैठ रही, बस ये क्या करी, एंजाइम को ब्लॉक करी। जब एंजाइम को ब्लॉक करी तो एसिटाइलकोलिन की अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ के आँख के जो न्यूरॉन्स हैं वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर नेचुरली एसिटाइलकोलिन जो है वो कम बन रहा है। तो अगर फाइलोस्टिग्मिन ड्रग ने क्या कर दिया, एंजाइम को ब्लॉक भी कर दिया, तब भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन इतना नहीं बन रहा कि वो क्या कर सके, इस सीलियरी मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा सके, पिपलरी कॉन्स्ट्रिक्ट मसल को क्या कर सके, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा सके, ठीक है। यानी कि पहले ही ऑलरेडी क्या बन रहा है, एसिटाइलकोलिन कम बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो ड्रग है फाइलोस्टिग्मिन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें पिलोकार्पिन की, पिलोकार्पिन एक डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, यानी कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि नर्व कमज़ोर हैं, सही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये खुद जाएगी और रिसेप्टर पर जाके खुद लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सीलियरी मसल यहाँ पर जाके खुद लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका असर क्या होता है, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। दूसरी अहम वजह हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आँख है, ठीक है। अब फाइलोस्टिग्मिन हम जानते हैं क्या करती है, एंजाइम को ब्लॉक करती है, ठीक है। इसने एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्स बना रही हुई एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम ब्लॉक हो गया तो एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या हो गया, अच्छी खासी अमाउंट में हो गया, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन अचानक से क्या करेगा, सीलियरी मसल पे हमला करेगा, ठीक है, यानी कि उसको कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी कि कॉन्संट्रेट करेगा, ठीक है। तो इससे यानी कि फाइलोस्टिग्मिन से हमारे पास क्या हो रहा है, अचानक एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं, हमला करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है,
जो असर होता है वो एकदम होता है, यानी कि इंटेंस होता है, झटके से होता है, और शदीद आँख में एकदम से क्या होगा, दर्द होगा, यानी कि सिवर दर्द होगा, ठीक है, ऐसे लगेगा झटका लगा है, ठीक है। लेकिन जो पिलो कार्पिन हमारे पास होता है, पिलो कार्पिन का असर बहुत स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ, ग्रेजुअल और लंबा होता है, क्योंकि हमारे पास ये आँख में कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, ये खुद जाके क्या कर रहा है, बैलेंस तरीके से रिसेप्टर पर लग रहा है। तीसरी अहम वजह हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग है, ठीक है, इसको क्या करें, ग्लोकोमा के इलाज में यूज़ करें, ठीक है। तो इससे क्या होती है, लोकल एलर्जी, ठीक है, और खारिश और सफ़ेद मोतिया का ख़तरा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके इस्तेमाल से लोकल एलर्जी हो रही है और इसके इस्तेमाल से नहीं हो रही। देखिए, अगर हम बात करें फाइलोस्टिग्मेंट हमारे पास जो है, ठीक है, ये केमिकली तौर पर बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है, कि बॉटल के अंदर पड़ी क्या हो जाएगी, हमारे पास ये रोशनी और आसपास जो ऑक्सीजन होगी उससे रिएक्ट करके क्या हो जाएगी, ख़राब होने शुरू हो जाएगी, यानी कि केमिकल अपनी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देगी, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा, एक अलग इसमें केमिकल बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं, केमिकल का नेम है RUBRE, रूब्रीसिलिन हमारे पास ये केमिकल बन जाएगा, ठीक है। ये एक नुकसानदेह केमिकल है। अब हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इस ड्रग को अपनी आँख में इंटर किया, लोकली इंटर किया, ठीक है, तो होगा कि हमारे पास ये सिर्फ फाइलोस्टिग्मेंट नहीं जा रही, बल्कि साथ में ये केमिकल भी क्या हो रहा है, साथ में आपकी आँख के अंदर जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आँख का क्या है, सफ़ेद बना हिस्सा है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास, ये आँख के अंदर की झिल्लियाँ हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंजक्टाइवा कहते हैं, क्या कहते हैं, कंजक्टाइवा। ये जो कंजक्टाइवा हैं, ये झिल्लियाँ हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, ठीक है। अब ये जो रूब्रीसिलिन हमारे पास केमिकल बना है, ये इन कंजक्टाइवा के लिए क्या होगा, एक इरिटेंट जैसा काम करता है, यानी कि इनको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, ठीक है। जब ये केमिकल लगातार क्या कर रहा है, इन कंजक्टाइवा को क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो हमारे पास होगा क्या, कि जो आँख के सेल्यूलर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इम्यून सेल्स, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास आँख के सेल्स क्या करेंगे, केमिकल निकालेंगे। केमिकल का नेम क्या है, हिस्टामिन, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी का रूल है कि जहाँ हिस्टामिन हमारे पास निकलेगा, वहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीम इचिंग होगी, खारिश होगी, रेडनेस होगी और एलर्जी होगी। इसीलिए अगर कोई मरीज़ क्या कर रहा है, रोज़ाना फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग ले रहा है, ठीक है, तो उसकी आंखें क्या होंगी, मुसलसल लाल रहती हैं, ठीक है, उनमें खारिश होती है और सूजन जो होती है, सूजन बढ़ जाती है, यानी कि एलर्जी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं क्रोनिक कंजक्टाइटिविस। अब दूसरी अहम चीज़ समझते हैं कि फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग के इस्तेमाल से सफ़ेद मोतिया कैसा हो रहा है। देखिए, हमारे जो लेंस होता है, हमारी आँख का लेंस, वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, आँख में एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। इस एक्वस ह्यूमर से क्या कर रहा होता है, अपनी खुराक को ले रहा होता है, ठीक है। और इस लेंस के पास क्या होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इस लेंस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ रख रहे होंगे, ठीक है। अब फाइलोस्टिग्मेंट क्या करते हैं, हमारे पास लेंस को ख़राब करते हैं। किस तरीके से करते हैं फाइलोस्टिग्मेंट, हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, यानी कि ये पूरी आँख में जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूजन होती है कि फाइलोस्टिग्मेंट हमारे पास ड्रग जो है, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक, लेकिन क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसलिए क्या करते हैं, ये लेंस के सेल्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग क्या हो गई, लेंस के सेल के अंदर दाखिल होगी, वहाँ पर जाके क्या करेगी, ये वहाँ पर जो इसका रिएक्टिव कार्बामेट ग्रुप है ना, इस फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग का हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बामेट ग्रुप। वो कार्बामेट ग्रुप क्या होगा, गलती से लेंस के जो बाकी अहम एंजाइम है, यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम जो है, जो कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंजाइम हो गया, ठीक है, और दूसरे हमारे पास एंजाइम होगा, उनके साथ क्या होगा, बाइंड कर लेगा, उनके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। अब इस नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकिंग की वजह से क्या होगा, बस लेंस का जो अपना निज़ाम था, यानी कि लेंस अपना खुराक हासिल कर रहा था, ठीक है, वो सब क्या हो गया, रुक गया। अब जब लंबे टाइम के लिए हमारे पास इस लेंस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगी, ठीक है, और उसकी केमिस्ट्री बिगड़ गई, यानी कि इसको खुराक वगैरह नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लेंस के प्रोटीन से आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जम जाएंगे, ठीक है, यानी कि जम जाएंगे, और ये जो लेंस होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, बल्कि धुंधला हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें पिलो कार्पिन ड्रग को, पिलो कार्पिन बिल्कुल भी हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ जाती है, सिर्फ और सिर्फ M3 रिसेप्टर जो है आँख पर, जैसे कि सीरी मसल्स पे और पिपिलरी स्फिंक्टर मसल्स जो है वहाँ पर जाके लगती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी लेंस के अंदर दाखिल नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए इससे सफ़ेद मोतिया का खतरा 0% होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद जो लिखा है हमारे पास लाइन के, फाइलोस्टिग्मेंट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शन सच एज एट्रोपिन, फिनोथाइजोन्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ठीक है। हमने फाइलोस्टिग्मेंट का पढ़ लिया कि एट्रोपिन की ओवरडोज में इस्तेमाल किया, हमने इन दो का नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हमारे पास जो ड्रग हैं, फिनोथाइजोन्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ठीक है, इनमें जो ड्रग आते हैं वो क्या करते हैं, वो मस्करानिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आ सकता है, कन्फ्यूजन दूर करने की ज़रूरत है कि फिनोथाइजोन जो है हमारे पास और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो है, अगर इनको नॉर्मल डोज यानी कि नॉर्मल थेरापेटिक डोज दी गई, तब भी ये क्या करेंगे, तब भी हमारे पास ये जाके मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। देखिए, ऐसा होता क्यों है कि आपने नॉर्मल डोज दी तब भी ये हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर एट्रोपिन से बहुत मिलता जुलता होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन
एक एंटी मस्करानिक ड्रग है, यानी कि मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसीलिए ये जाके क्या करते हैं, मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल डोज दी आपने तो क्या होगा, इनका ये जो ब्लॉक होगा मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना, वो बहुत माइल्ड होगा, हल्का होगा। ठीक है, जिससे जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कम होंगे, जैसे कि हल्का सा मुंह खुश्क हो गया, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ओवर डोज हो गई, इन दवाइयों की क्या कर ली, इन दवाइयों की ओवर डोज कर ली, तब क्या होगा, तब हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक जो असर होगा वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी और दिमाग में, क्योंकि दिमाग में भी जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि दिमाग की ड्रग्स जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पूरी बॉडी और दिमाग में जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मस्करानिक रिसेप्टर की तरह इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो कंडीशन होगी वो ख़तरनाक होगी, यानी कि हमारा जो हार्ट रेट होगा वो बहुत डेंजरसली बढ़ जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो बिल्कुल शट डाउन हो चुका। मस्करानिक रिसेप्टर को इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दिया। देखिए, सिर्फ ये 3 ड्रग्स नहीं है, हर वो दवा जो कि क्या करें, मस्करानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो हम उसकी बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, हर वो दवा जो कि मस्करानिक और निकोटीनिक को ब्लॉक कर दे, ठीक है, यानी कि उन पर आके खुद लग जाए, तो हम उनकी एंटीडोट में फाइलोस्टिग्मीन को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइलोस्टिग्मीन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन स्टेरिक को ब्लॉक करेगा, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, वहाँ से उस ड्रग को धक्का देगा, डिस्प्लेस करेगा, खुद आके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें हम 2 और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें एंटी हिस्टामिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिन यानी कि जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं, हम बात करें डाइफेनहाइड्रामिन, ये इनका जो स्ट्रक्चरल शेप होता है वो कैसा होता है, एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है हमारे पास मस्करानिक, निकोटीनिक, उनको क्या करती हैं, ये इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जब कोई मरीज़ क्या करेगा, एलर्जी की यानी कि जो दवाइयाँ हैं डाइफेनहाइड्रामिन वगैरह, ठीक है, एलर्जी की ड्रग्स, इनको क्या कर लेगा, बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होंगे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और से अगर फॉर एग्जाम्पल यही रिसेप्टर दिमाग में ब्लॉक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अजीब व गरीब चीज़ें दिखेंगी, यानी कि हेलुसिनेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इनकी इसका एंटीडोट क्या होता है, फाइलोस्टिग्मीन होता है, जो कि क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन इस चीज़ को ब्लॉक करेगा, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो इन ड्रग्स को रिसेप्टर से धक्का देगा और खुद आके लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम बात करें कि अगर कोई मरीज़ इसने गलती से क्या कर लिया, हमारे पास एक पौधा, इसका नाम क्या होता है, हमारे पास होता है दतूरा, ठीक है, या बेलेडोना प्लांट्स खा लिया। ठीक है, इन प्लांट्स में क्या होता है, नेचुरली एट्रोपिन होता है। ठीक है, तब खुद सोचें, जब एट्रोपिन हद से ज़्यादा यानी कि इस प्लांट के बीच में, ठीक है, तो जब खा लिया इसको, यानी कि ओवरडोज हो गई, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, मस्करानिक रिसेप्टर, तो उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, फाइलोस्टिग्मीन यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइलोस्टिग्मीन क्या करेगा, उस एट्रोपिन को वहाँ से हटाएगा। ठीक है, कैसे हटाएगा, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बढ़ा के। ठीक है, इसके बाद अगली हमारे पास हेडिंग, इसमें लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि इस ड्रग के क्या क्या असरात हो रहे हैं बुरे। ठीक है, तो लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ फाइलोस्टिग्मीन ऑन द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लीड टू कन्वर्जन व्हेन हाई डोसेस आर यूज्ड। देखिए, हमारा दिमाग जो है एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल, हम बोल सकते हैं, बोर्ड की तरह होता है, जहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे को करंट भेज रहे होते हैं, यानी कि सिग्नल भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रेन है। ठीक है, अब दिमाग को नॉर्मल चलाने के लिए हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स की नीड होती है। एक होता है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं ऑन करने वाले सिग्नल, यानी कि एक्साइटेटरी। ठीक है, यानी कि जो दिमाग को क्या करते हैं, हमारे पास जगाते हैं और काम करवाते हैं। इस तरीके से एक और सिग्नल होते हैं हमारे पास, एक और किस्म के, उनको हम बोलते हैं ऑफ करने वाले सिग्नल, यानी कि इनहिबिटरी सिग्नल्स। ठीक है, जो दिमाग को क्या करते हैं, हमारे पास रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ताकि सिग्नल्स जो हो आउट ऑफ कंट्रोल हो। ठीक है, अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन की, एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं, दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा एक्साइटेटरी हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि जब अपने रिसेप्टर पर लगता है, फॉर एग्जाम्पल इसका रिसेप्टर है, ठीक है, दिमाग में रिसेप्टर है, जब यहाँ लगेगा तो क्या करता है, तो बेसिकली हमारे पास ये क्या करेगा, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि एक्शन पोटेंशियल पैदा करेगा। ठीक है, और सिग्नल जो होगा आगे चल पड़ेगा। अब अगर हम बात करें हाई डोज में, हमने हाई डोज में क्या किया, हमने नॉर्मल डोज में तो नॉर्मल हाथ में एसिटाइलकोलिन लग रहा है, अपना काम कर रहा है, और फ़ौरन से जैसे ही लगा, इसको फ़ौरन से सेकंड्स के अंदर एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम होता है आसपास, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, लेकिन हम फाइलोस्टिग्मीन ड्रग के जरिए हमने क्या कर दिया, हमने इस फाइलोस्टिग्मीन ड्रग की हाई डोज दे दी। ठीक है, यानी कि एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि फाइलोस्टिग्मीन ने क्या कर दिया, बहुत स्ट्रांगली एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। अब खुद सोचें, जब एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा हमारे पास, अब ये देखें, जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास जमा हो रहा है फाइलोस्टिग्मीन की वजह से क्या हो रहा है, अब ये मुसलसल बिना रुके क्या कर रहा है, सिर्फ ऑन का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो मुसलसल क्या कर रहे हैं, ऑन का सिग्नल दिया जा रहा है इस नर्व को। ठीक है, यानी कि इस नर्व को रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, इस नर्व सेल को रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि दिमाग के अंदर जो लाखों हज़ारों हमारे पास हज़ारों की तादाद में क्या है, न्यूरॉन्स है, एक साथ क्या हो रहे हैं, एक साथ बिना रुके मुसलसल फायर कर रहे हैं। ठीक है, इससे दिमाग का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल।
और जब ये हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये मसल्स को सिग्नल देगा, तो मसल जो होंगे हमारे पास, यानी कि पूरी बॉडी हमारी अजीब सी अकड़ जाएगी, ठीक है, और जिस्म जो का कांपने लगेगा, झटके पड़ने लगेंगे। इसी हालत को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन या सीजर्स कहते हैं। अगली अहम बात लिखी है हमारे पास कि ब्रेडिकार्डिया एंड अ फॉल इन कार्डिक आउटपुट में आल्सो अकर, ठीक है। हमारा हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट के पास देखें तो हमारे हार्ट में क्या होता है, एक नेचुरल पेस मेकर होता है जिसको हम कहते हैं SA नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये जो SA नोड होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करता है, ठीक है, और फैसला करता है कि दिल जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 1 मिनट में कितनी बार क्या करेगा, खून को पंप करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस SA नोड पर क्या होता है, इस SA नोड पर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मस्कुरानिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास M2 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो क्या होते हैं, M2 रिसेप्टर्स होते हैं SA नोड पर, ठीक है। आज जो फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग ने क्या कर दिया, पूरी बॉडी के एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट पर भी यही होगा ना कि हार्ट के पास जो एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है, वो भी तो आज़ाद घूम रहा है, उसकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, हमारे पास हाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम पूरी बॉडी में ब्लॉक है, ठीक है। तो होगा क्या, जो बढ़ा हुआ एसिटाइलकोलिन है, ये जो हाई क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन है हमारे पास क्या करेगा, इन M2 रिसेप्टर को बार बार क्या करेगा, हाइपर एक्टिव करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब क्योंकि ये जो M2 रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, और M2 रिसेप्टर का काम ही क्या है कि ये हार्ट को क्या करना, थोड़ा काम डाउन करना, ठीक है, यानी कि हार्ट रेट को थोड़ा कंट्रोल में रखना। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हमारे पास M2 रिसेप्टर को बहुत पोटेंशिएट तरीके से स्टिमुलेट किए जा रहे हैं, तो होगा क्या, हमारे पास हार्ट रेट जो होगा वो डेंजरसली कम हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद लिखा हमारे पास कि एंड अ फॉल इन कार्डिक आउटपुट में आल्सो अकर, ठीक है। पहले समझते हैं, देखिए कार्डिक आउटपुट होता क्या है। देखें 1 मिनट में जो हार्ट है हमारे पास, ठीक है, वो आपकी बॉडी में कितना खून पंप करके भेज रहा है, इसे हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला ये होता है कि कार्डिक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जो दिल की धड़कन है उसकी रफ्तार और एक धड़कन में हमारे पास कितना निकल रहा है खून, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग की बात करें, ठीक है, फाइलोस्टिग्मेंट ने क्या किया, हमारे पास हार्ट रेट को कम कर दिया, ब्रेडिकार्डिया कर दिया, ठीक है। तो इस फार्मूला के मुताबिक क्या होगा, कार्डिक आउटपुट जो होगा खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास हार्ट रेट ही कम है, ठीक है। तो हार्ट रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट में हमारे पास कि एक धड़कन में दिल कितना खून निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर तो वैसे ही कम आएगा, ठीक है। तो यानी कि कार्डिक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद अगली बात में क्या लिखा हुआ है कि ये क्या करेगी, मसल्स को आखिरकार पैरालाइज कर देती है, ठीक है, यानी कि पहले क्या करेगी, इनको मसल्स भड़केंगे एंड देन पैरालाइज जाएंगे। इस बात को हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कि हाउ एवर दीज इफेक्ट्स आर रेयरली सीन विद थेराप्यूटिक डोज, यानी कि अगर आप थेराप्यूटिक डोज देंगे, एक एहतियात से डोज देंगे, तो ये जो इफेक्ट्स हमने पढ़े सारे साइड इफेक्ट्स ये नहीं होते, रेयरली होते हैं, ना होने के बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए अगर हम बात करें बॉडी में एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, इसमें एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम मरीज़ को क्या करें, थेराप्यूटिक यानी कि इलाज के लिए क्या करें, फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग दे रहे हैं, फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग की एक नॉर्मल हमने थेराप्यूटिक डोज दी, तो बॉडी के सारे एंजाइम को ब्लॉक नहीं करेगी, बॉडी के सारे एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक नहीं करेगी, वो सिर्फ क्या करेगी, 30% से 50% तक क्या करेगी, एंजाइम को ब्लॉक करेगी। बाकी के जो 50% हमारे पास एंजाइम होंगे वो अब भी जिंदा और एक्टिव होंगे, यानी कि वो एक्टिव एंजाइम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर क्या करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन को जमा ही नहीं होने देंगे, फ़ौरन से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। हमने सिर्फ कुछ को ब्लॉक किया, मुकम्मल तौर से ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो मसल्स हैं वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहे होंगे इन ड्रग के इस्तेमाल के बाद भी, ठीक है। लेकिन अगर किसी मरीज़ ने क्या कर लिया, इसकी हाई डोज ले ली, यानी कि फाइलोस्टिग्मेंट ड्रग की क्या कर ली, हाई डोज कर ली, ओवर डोज कर ली, तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास 80% या फिर 90% तक क्या हो जाएंगे, या पूरा 100% तक भी हो सकता है कि ये जो एंजाइम थे ब्लॉक हो गए। अब खुद सोचें, जब ये एंजाइम 100% ब्लॉक हो गए, 80% ब्लॉक हो गए, तो हमारे पास क्या होगा, तो एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाएगी ना, यानी कि इसको तोड़ने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो तब हमारे पास ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये साइड इफेक्ट तब होते हैं।